हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। खबर पक्की है ना? यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कहां पर? आइए सर। सर, इस तरफ है वो लोग। बॉस, आपने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा कर दिया। मैंने सीआईडी वालों को आपके हवाले कर दिया। अब मैं जाऊं? आज ये खत्म। श्रेया, तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं सर आपको इतना खून निकल रहा है? आप छोटा सा घाव है, ठीक हो जाएगा। सर मैं फर्स्ट एड किट लेकर आऊं। जरूरत नहीं श्रेया, चलो। सर, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? दया, ये कैसे हो सकता है? रानी, एसीपी साहब को कौन सी बात परेशान कर रही है? कुछ बता भी नहीं रहे। सर, मैं पूछ के देखूं? अरे नहीं नहीं, मूड खराब है, डांट देंगे। अरे कहाँ आ रहे हैं आप लोग? कहाँ घुस रहे हैं? हमें एसीपी प्रद्युमन से मिलना है। उनकी कायरता को लेकर उनसे कुछ सवाल करने। कायर? आप एसीपी प्रद्युमन को कायर कह रहे हैं? कायर को कायर नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? और क्या वजह हो सकती है जो इतने बड़े खूंखार अपराधी को उन्होंने ऐसे ही यूं ही जाने दिया? आप लोगों के लिए बातें बनाना बहुत आसान है। कभी किसी असली मुजरिम से पाला नहीं पड़ा ना आपका। तरह तरह के मुजरिमों से दिन रात उलझते रहते हैं हम लोग। किसी के पास गन होती है, किसी के पास चाकू, किसी के पास बम। 10 मिनट के लिए भी अगर सीआईडी की ड्यूटी निभानी पड़े आपको, तो जिंदगी में दोबारा कभी कायर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि एसीपी प्रद्युमन कायर नहीं है, तो क्या वो अपराधी के हाथों बिक चुके हैं? आखिर कितनी कीमत ली है उन्होंने उस अपराधी को आजाद करने की? बकवास बंद करिए, उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाइए एसीपी पे। आप तो सर ऐसे भड़क रहे हैं जैसे आपके ऊपर ही इल्जाम लगाया जा रहा हो। कहीं एसपी साहब के साथ आप भी शामिल तो नहीं है रिश्वत लेने में? बाहर जाओ आप लोग। बेफजूल सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। सर, जवाब तो आपको देना होगा, क्योंकि इस देश की जनता को पूरा अधिकार है ये जानने का कि जिस सीआईडी पर वो इतना भरोसा करते हैं, उस सीआईडी को कहीं जंग तो नहीं लग गया। सीआईडी को कभी जंग नहीं लग सकता, समझे आप लोग? इस देश की जनता हर रात निश्चिंत होकर इसलिए सोती है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि जब तक ये सीआईडी है उनकी जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग जो है ना, जनता की आड़ लेकर अंधेरे में तीर चलाते हैं। अंधेरे में जाइए आप लोग, प्लीज जाइए। नहीं, ऐसे भी कुछ ले दे के मामला खत्म करना।
अरे दया, अभिजीत, तुम दोनों इस वक्त? सॉरी सर, शायद हम लोगों को फोन करके आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं अभिजीत, कैसी बातें करते हो? बताओ क्या बात? सर, हमारे यहाँ आने की वजह शायद आपको पता चल गई होगी। आज हुई मुठभेड़ के बाद आपके चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी देखी थी सर, एक अजीब सा सवाल, जैसे कोई पहेली हो जो आपको बहुत परेशान कर रही। तुम दोनों को रतन याद है? रतन जकोटा। रतन जकोटा? वो मुजरिम जिसे आपने मारा था 5-6 साल पहले? हाँ अभिजीत, वही रतन जकोटा। आज जिसके साथ मुठभेड़ हुई वो उसी के साथ हुई, उस रतन जकोटा के साथ। मरे हुए आदमी के साथ मुठभेड़? ये कैसे हो सकता है सर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है दया, वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये रतन जिंदा कैसे हो गया। ये देखो, पेपर्स में भी उसके लाश की फोटो तक छप के आई है, फिर भी ये जिंदा कैसे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रतन का कोई साथी हो जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के रतन जैसी शक्ल बनवा ली और अब आपसे बदला ले रहा है? इस रतन के गैंग की पूरी कुंडली निकालो, पूरी कुंडली निकालो। पूरी साजिश है, साजिश, हमें गुमराह करने की साजिश। जब हम रतन गैंग के साथ उलझे हुए थे उसी वक्त भांडुप में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और सर, वो खबरी रिंकू, वो भी मिला हुआ था उनके साथ। हाँ फ्रेडी, वो रिंकू भी मिला हुआ था, लेकिन ये सारा काम इस रतन गैंग का ही है, क्योंकि पहले भी आतंक फैलाने के लिए उन्होंने यही तरीका इस्तेमाल किया था। क्या पता चला रतन के बारे में? सर, इस रतन का एक पार्टनर हुआ करता था जिसका नाम है तेजा, जो पिछले 5 साल से जेल में है सर। तेजा? कौन सी जेल में? सर, ये है मिस्टर बलवंत, तेजा के वकील। मिस्टर बलवंत, ये है एसीपी प्रद्युमन। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं जानता। खैर, अब मैं चलता हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कहिए एसीपी साहब, आज सीआईडी को मेरी याद कैसे आ गई? रतन मेरा पार्टनर था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? आप ही की गोली का शिकार होकर वो इस दुनिया से उठ गया था। जिंदा है, जिंदा है रतन। क्या रतन जिंदा है? ऐसा कैसे हो सकता है? 5 साल पहले आप ही ने तो गोली मारी थी उसको। हाँ, मैंने ही गोली मारी थी उसे, लेकिन कल ही देखा मैंने उसे। कैसे हो सकता है ऐसा? किसी मरे हुए आदमी को आप कैसे देख सकते हो सर? जरूर आपने उसकी आत्मा देखी होगी। मजाक करने के मूड में नहीं हूं मैं तेजा, समझे? रतन के बारे में और क्या क्या जानते हो? क्या क्या जानते हो रतन के बारे में? जल्दी बताओ। मैं कैसे कुछ जानूंगा सर? 5 साल से तो मैं यहाँ जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा हूँ सर। 5 साल पहले तुम दोनों जहां जहां मिलते थे, उन जगहों का नाम चाहिए मुझे। कोई एक अड्डा हो तब तो बताओ ना सर। जितनी बार वो मिलता था, हर बार अलग अलग जगह। कभी चूना भट्टी तो कभी भिंडी बाजार, कभी भिवंडी तो कभी माहिम सर। जेलर साहब, तेजा की अच्छी खातिरदारी करना। आज सीआईडी आई थी तेजा से मिलने। कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा हुआ उस दिन फोन कट गया, ये मैं तो फंस जाता। बाद में बात करते हैं, ठीक है? सर, आप
चाय पियेंगे? पियेंगे नहीं, पिलाएंगे। चाय जेल की तुम्हें, हैं? बता क्या चक्कर है तेरा तेजा के साथ? कुछ नहीं साहब, बस मैं तो। चुप! तेजा का नाम लेकर किससे बातें हो रही थी? 2 दिन पहले मेरे मोबाइल पे किसी का फोन आया था, कह रहा था तेजा से बात कराओ। जब तक मैं तेजा के पास पहुंचता फोन कट गया था और फिर दोबारा फोन नहीं आया। नंबर बता, कहां से फोन आया था? इसी तरफ फोन ट्रेस हुआ है सर। हाँ। अभिजीत, जिस आदमी ने चाय वाले को फोन किया था उसका फोन गोदाम नंबर 22 पर ट्रेस हुआ है। हाँ, जल्दी आना, जल्दी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है भाई। हम इस बार वो कारनामा करेंगे कि सारा देश थर्रा उठेगा और लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाबाश पप्पू, 2 दिन बाद अखबार में बस एक ही हेडलाइन होनी चाहिए कि सारा शहर बॉम्ब के धमाके से थर्रा उठा। फ्रेडी, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की प्लानिंग चल रही है। सर, ना एसीपी सर का फोन लग रहा है, ना ही फ्रेडी सर का। इन गुंडों के साथ दोनों की मुठभेड़ तो नहीं हो गई? पूरा एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। रेडी? एसीपी साहब मिले? नहीं सर। लगता है दोनों पे हमला किया गया है। जल्दी इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। खुद पे शर्म आ रही है मुझे सर। मैं एसीपी सर के साथ था, फिर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। पता नहीं वो गुंडे उन्हें कहां ले गए होंगे। खुद को दोष देने का क्या फायदा फ्रेडी? अच्छा जरा याद करो, बेहोश होने से पहले तुमने गुंडों की कोई बातचीत सुनी थी? किसी जगह का नाम लिया हो उन्होंने जहां वो एसीपी सर को ले जा सकते हैं? नहीं सर। गुड मॉर्निंग एसीपी साहब, क्या हाल है? नींद तो अच्छी आई? अरे पप्पू, जा एसीपी साहब के लिए पैटी लेके आ। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। मेरी मौत? एसीपी प्रद्युमन की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, समझे? कौन हो तुम? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हम कौन हैं, क्या चाहते हैं, कि तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा एसीपी। पहले जरा बॉस को तो आने दे। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? रतन? रतन है तुम्हारा बॉस? अरे इतनी भी क्या जल्दी है जानने की एसीपी साहब? अभी तो फिल्म का इंटरवल हुआ है। विलन कौन है ये तुझे क्लाइमैक्स में पता चल। फिल्म खत्म होने से पहले ही
विलन खत्म हो जाएगा, समझे? रस्सी चल गई मगर तेरा बल नहीं गया एसीपी। बहुत हेगड़ी है एसीपी में। हम ही निकालेंगे। एसीपी सर का फोन लगातार बंद आ रहा है। उनकी जान को खतरा है। न जाने किस हाल में होंगे वो। पंकज, पता चला? नहीं सर। सर, रतन के बारे में खास बात पता चली है। क्या? 8 साल पहले 2005 में रतन पिंजरपुर जेल में था। वहां के जेलर ने बताया कि उसे किडनी की बीमारी है और उसे हर हफ्ते डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस? इसका मतलब जेल से निकलने के बाद भी इलाज के लिए वो किसी न किसी डॉक्टर से जरूर मिलता होगा। निखिल, शहर के हर किडनी स्पेशलिस्ट से मिलो, पूछताछ करो। हमें जल्द से जल्द रतन तक पहुंचना है। रतन को ढूंढने में आपको सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है और वो हूं मैं। जैसे ही मुझे पता चला कि एसीपी साहब की जान खतरे में है, मैंने तुरंत अपने आदमियों को काम पे लगा दिया रतन का अड्डा ढूंढने के लिए। कहां मिलेगा ये रतन? सर, चिकूवाड़ी में। चीकूवाड़ी? छान मारो। सर, ये अड्डा तो काफी बड़ा है। इस अड्डे पे पता नहीं कितने सारे आदमी होंगे। हमसे 2 हैं सर। क्यों पंकज, डर लग रहा है क्या? हाँ सर। थोड़ा बहुत डर तो चलेगा। सर, बाहर कोई नहीं है। इसे कहते हैं खोदा पार निकला ढेचू। उसकी इंफॉर्मेशन गलत थी सर। नहीं पंकज, उसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। ये चाय के ग्लासेस, इसका मतलब यह है कि रतन और उसके साथी यहां पे थे, लेकिन हम लोग थोड़ी देर से पहुंचे। आसपास जरूर कोई चाय की दुकान होगी, वहां से पता चल जाएगा। ये रही चाय की दुकान। हो सकता है रतन के साथियों ने चाय यहीं से मंगाई। साहब, चाय पीनी है तो छुट्टे पैसे देने पड़ेंगे, पहले ही बता रहे हैं। अरे भाई साहब, पर कुछ नहीं साहब। आप जैसे सेठ लोग आते हैं और चाय पी के बाद में 1000 का नोट देते हैं। आप ही बताइए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से पैसे खुले दूंगा? भाई साहब, हम लोग यहाँ पे चाय पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। आपसे कुछ पूछना है। पूछिए साहब। यहाँ बाई तरफ आखिर में जो घर है, वहाँ पे आपने कभी चाय दी थी? साहब, वहाँ से कोई आदमी आता था चाय लेने के लिए। वो आदमी दिखता कैसा था? उसका चेहरा याद है? साहब, चेहरा तो नहीं याद। कोई खास बात, कुछ तो याद होगा। साहब वो चाय लेने के लिए लेस्कॉर्ट गाड़ी से आता था। लेस्कॉर्ट गाड़ी से? देख ले, कभी इस आदमी को तुमने देखा लेस्कॉर्ट गाड़ी में बैठे हुए? नहीं साहब। गाड़ी का रंग याद है? कलर? गाड़ी का रंग साहब काला था। काले रंग की लेस्कॉर्ट गाड़ी? अच्छा, ये नंबर याद है तुम्हें? नंबर क्या था? अरे साहब, वो कौन सी मेरी भैंस चुरा ले गया था जो मैं उसका नंबर याद रखूं? और कुछ याद है गाड़ी के बारे में? उसकी गाड़ी का नंबर लाल था, काला सफेद नहीं था साहब। लाल रंग का इस्तेमाल तो नई गाड़ी के नंबर प्लेट के लिए किया जाता है, टीसी नंबर। सर, ये है शहर के सारे किडनी स्पेशलिस्ट और ये है डॉक्टर अविनाश जो जेल में रतन का इलाज कर रहे थे। ओह, मतलब रतन जब जेल के अंदर था तब उसका डायलिसिस आप ही करते थे? हाँ सर, मगर जेल से छूटने के बाद वो इलाज के लिए कभी आया नहीं मेरे पास। हो सकता है किसी और डॉक्टर के पास जाता रहा हो सर।
ये रतन है। आप में से किसी के पास तो आता ही होगा। आपके पास? नहीं सर, मेरे पास नहीं आया था। आपके पास? नो सर। डॉक्टर देवेंद्र, फोटो देखते ही आपका चेहरा सफेद पड़ गया। आपके पास आता था? नहीं तो। डॉक्टर साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी है खुल के बताइए। ये बहुत खतरनाक आदमी है सर। अगर इसको पता चलेगा कि मैंने सीआईडी के सामने अपनी जुबान खोल दी है तो ये मुझे जान से मार देगा। देखिए, आप घबराइए मत। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप सिर्फ ये बताइए कि ये आदमी कब आया था आपके पास? ये नहीं आया था, मैं गया था इसके पास। एक दिन अचानक मेरे घर पे कुछ गुंडे आए और मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए इसके चेकअप के लिए। कहाँ ले गए थे वो आपको? पता नहीं सर, उन लोगों ने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी थी। बड़ी अजीब सी जगह थी। कुछ तो याद होगा आपको, कैसी थी वो जगह? या फिर कुछ भी अजीब लगा हो आपको, या कोई आवाज? हाँ सर, मुझे उस जगह पे एरोप्लेन के उड़ने की आवाज आ रही थी हर 5 मिनट बाद। एरोप्लेन की आवाज? मतलब वो जगह एयरपोर्ट के आसपास है। पूरा एरिया छान मारेंगे। और उस चाय वाले ने बताया था ना, काली लेस्कॉट गाड़ी के बारे में, जिसका नंबर प्लेट लाल रंग का है। ऐसी गाड़ी कौन चलाता है ये आरटीओ से पता चल जाएगा। सर, एयरपोर्ट के पास तो बहुत सारी ऐसी खुफिया जगह होगी। रतन कहाँ छुपा होगा? चलो यहाँ देखते हैं। बाद में। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। पिछले महीने में कितनी लेस्कॉट गाड़ियां खरीदी गई है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये आरटीओ ऑफिस है भाई साहब, ऐसे ही किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। कोई भी मुंह उठाकर चलाए और हम उसे इंफॉर्मेशन दे दें। सीआईडी? आप लोग सीआईडी से हैं? आप लोग बैठिए ना। सुनो, लस्सी बुलाओ। लस्सी छाछ मत दीजिए, सवाल के जवाब दीजिए। जी 1 मिनट। पिछले महीने में कुल 8 लेस्कॉट गाड़ियां खरीदी गई थी। 8? उनमें से काली रंग की कितनी थी? कुल 5 गाड़ियां थी मैडम। 5 काली लेस्कॉट गाड़ियां। ये पांचों गाड़ियां किस किस ने खरीदी हैं? राजीव, सरताज, आर्यन, बलवंत कुमार। बलवंत कुमार तो तेजा का लॉयर है ना, उसका केस लड़ रहा है। हाँ सर। इस बलवंत कुमार का एड्रेस क्या है? पूरा घर अच्छे से छान मारो। सर बलवंत घर पे नहीं। अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं है। मतलब बोरिया बिस्तरा बांध कर रफू चक्कर हो गया है बलवंत। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी चेकनाकों पर खबर कर दो। बलवंत बचकर भागना नहीं चाहिए। सर, पूरा घर खाली है। इस रतन को ढूंढते ढूंढते सैर सपाटा हो गया सर। हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। जब भी कोई अड्डे पे पहुंचो, भागकर निकल जाता है। हाँ पंकज, अब तक तो ये एक कदम आगे रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक हमसे नहीं बच सकता। सर, गाड़ी की आवाज सुनी आपने? हाँ।
गाड़ी लेस्कॉट, ये गाड़ी तो उस वकील बलवंत की है। जरूर ये बलवंत रतन के बारे में जानता होगा। हेलो, अभिजीत सर। शेर दहाड़ा तो नहीं ना? सीआईडी का शेर है, बहुत जोर जोर से दहाड़ा, मगर अब शांत बैठा है बेचारा। वेरी गुड। जब तक हमारा प्लान कामयाब नहीं हो जाता, इस शेर को ऐसी शांत बैठे रहने दो। एसीपी की शांति और हमारे बम का धमाका, क्या मस्त कॉम्बिनेशन है ना? बॉस, बम लगा दिया ना? हाँ, बस अब ब्लास्ट होने की देरी है। बम! लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, देश की उम्मीद भी मर जाएगी। फड़फड़ाओ एसीपी, फड़फड़ाओ। हाँ, फड़फड़ाओ। ये सीआईडी का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, इस पे नजर रखना। अगर ये पिंजरे से फुर्र हो गया ना, तो हम सब मारे जाएंगे, समझे? नजर रखना इस पर, नजर। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। किसी भी हालत में मुझे यहां से बाहर निकलना ही चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी। अब वो काली लेस्कॉट किस तरफ मुड़ी? बंसी नगर की तरफ। बंसी नगर लो, बंसी नगर। उस गाड़ी के बारे में लगातार इन्फॉर्म करते रहो मुझे। थैंक यू वेरी मच। श्रेया, एसीपी साहब के मोबाइल के बारे में कुछ पता चला? लोकेशन ट्रैक हुआ उनका? नहीं सर, उनका फोन लगातार बंद आ रहा है। जैसे ही ऑन होगा मोबाइल कंपनी हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देगी। सर, मुझे एसीपी साहब की बहुत चिंता हो रही है सर। सर कहीं रतन उनके साथ कुछ कर ना दे सर। एसीपी प्रद्युमन है वो, एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी का बब्बर शेर है वो। ये रतन जैसे कॉकरोच उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पप्पू! क्या बात है? क्या हुआ? देखो, मैं सीआईडी से हूँ। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? जरा प्लीज मुझे दे सकते हो? मुझे जरूरी फोन करना। थैंक यू। हेलो अभिजीत। हेलो सर। सर आप कहाँ हैं सर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो,
शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। हजारों लोगों की जानें जा सकती है। किसी भी हालत में हमें ये ब्लास्ट रोकना ही होगा। Oh my God! आपको कुछ पता है सर, ये बॉम्ब कहाँ फटने वाला है? नहीं अभिजीत, मुझे पता नहीं कहाँ पर होगा ये ब्लास्ट, लेकिन इतना पता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हैं। कुछ भी हो सकता है अभिजीत, पता लगाओ किसी भी हालत में कहाँ पर है ये बॉम्ब। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं पता करता हूँ ऐसा फंक्शन कहाँ पे होने वाला है। हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके सर, अपना ख्याल रखिएगा सर। पता करो शहर में कितने बड़े फंक्शन होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। बॉम्ब का खतरा है उसमें। ठीक है सर, अंधेरी में एक फंक्शन है जो आर्मी ऑफिसर्स की शान में रखा गया है। सर दूसरा फंक्शन जूम में है, वहाँ पे मेडिकल कॉन्फ्रेंस है। देश विदेश के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट अपना रिसर्च शेयर करने के लिए आए हैं। जूम में सर एक फंक्शन तो बड़ा ही हाई प्रोफाइल अवार्ड फंक्शन है सर। कौन सा? इस फंक्शन में देश को तरक्की की राह पे ले जाने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ी बड़ी हस्तियां आएगी वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स वगैरह। यही फंक्शन है फ्रेडी, यही फंक्शन है। कहाँ पे होने वाला है? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, खिलाड़ी, फिल्म स्टार्स वगैरह। यही फंक्शन है फ्रेडी, यही फंक्शन है। कहाँ पे होने वाला है? इसी कला केंद्र। ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाओ, मैं भी वहीं पे मिलता हूँ तुम्हें। केपी कला केंद्र लेना जल्दी, केपी कला केंद्र। देखो हम लोग सीआईडी से, ऑडिटोरियम के अंदर बम है। मैनेजर कहाँ तुम्हारा? आइए। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। हाँ दीपक, सर सीआईडी। ये लोग कह रहे हैं कि ऑडिटोरियम में बॉम्ब है सर। बॉम्ब? हाँ। कहीं ये काम उन इलेक्ट्रिशियन का तो नहीं? इलेक्ट्रिशियन? हाँ सर। कौन है वो? कल 4 इलेक्ट्रिशियन आए थे सर, बड़ा सा बॉक्स लेकर के। कह रहे थे कि मेकअप रूम के सारे इलेक्ट्रिक वायर्स चेक करने हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये गड़बड़ की है। कहाँ? मेकअप रूम कहाँ? दिखाइए जरा। सर इधर है, आइए सर। सर इसी तरफ। कहाँ पे है? यही सर, यही वो। यही वाला। मैं तो बचने के लिए भाग रहा था सर। 5:10, 20 मिनट है, लेके जाओ इसको। 20 मिनट में बॉम्ब को ढूंढ के उसको डिफ्यूज करना और ऑडिटोरियम में से इतने सारे लोगों को बाहर निकालना बड़ा मुश्किल लगा। कैसे होगा ये? 20 मिनट बहुत है फ्रेडी। बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारो, लोगों को ऑडिटोरियम में से बाहर निकालो, पीछे वाले दरवाजे से। अभिजीत चलो जल्दी। आइए इस तरफ राइट में, आराम से आराम से। जल्दी से भागो यहाँ से, यहाँ पे बॉम्ब है। उधर देखो, उधर। आइए प्लीज। जरा ये देना। हाँ भाई, सब काम प्लान के मुताबिक चल रहा है। सीआईडी वालों ने इस देश को कई बॉम्ब के धमाकों से बचाया होगा, पर आज नहीं बचा पाएंगे। आज एक बार इस देश में फिर दिवाली होगी, आंसुओं की दिवाली। ये क्या? ये लोग बाहर आ रहे हैं।
सर सिर्फ 7 मिनट बचे। इतने समय में बॉम्ब को डिफ्यूज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर बॉम्ब में सेंसर लगा हुआ है और रिमोट का बटन कहां से भी दबाएंगे बॉम्ब फट जाएगा। ये रिमोट की रेंज कितनी होगी? सर लगभग 200 मीटर की। 200 मीटर? ये सीआईडी वाले भी ना बिन बुलाए बरातियों की तरह मरने के लिए चले आते हैं। आज इनके शहीद होने का सपना पूरा किए देता हूं। इस देश की नींव इतनी कमजोर नहीं कि तेरे जैसे हल्के हवा के झोंके उसे हिला सकें। बहुत फिक्र है तुझे इस देश की और इस देश में रहने वाले नागरिकों की। भले ही चाहे रिमोट छीन ले, अब 5:30 बजने में सिर्फ 3 मिनट रहेगा, 3 मिनट, और दुनिया का कोई भी बम स्क्वाड इस बम को डिफ्यूज नहीं कर सकता। मारा। मारा। बोल, बम कैसे डिफ्यूज करते? बोल। हेलो एसीपी साहब, बलवंत, मेरा ये देश छोड़ने का जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। अभी तक तो बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया होगा। इस देश में 1 मिनट भी रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो। ये रहा तुम्हारा बोर्डिंग पास और ये पासपोर्ट। अगले 3 घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है जो तुम्हें यहाँ सीधा जिनेवा पहुंचाएगी। उसके बाद इस देश का कानून तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो प्लान के मुताबिक इस वक्त प्लान के मुताबिक तो बहुत कुछ करना चाहते थे तुम। सीआईडी वालों ने आज तक बड़े बड़े प्लान्स की खिचड़ी बनाकर उन्हीं को खिला दी है जिन्होंने प्लान्स बनाए थे, समझे? कहाँ जा रहे हो बलवंत बाबू? कोर्ट नहीं जाना? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? तुझसे तो हमें पिछले 5 साल का हिसाब लेना है। 5 साल पहले जिसको आपने गोली मारी थी वो मैं नहीं, मेरा भाई था। क्या? तुम्हारा भाई था? हाँ, मेरा जुड़वा भाई। कानून को ये नहीं पता था कि कोई मेरा जुड़वा भाई है, और आप लोगों को लगा रतन मर चुका है। और तुमने सोचा क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। तुम कई साल तक अंडरग्राउंड रहे और प्लान बनाने लगे, देश में आतंक मचाने का प्लान। हाँ, मैं चाहता था पहले बॉम्ब के जरिए हजारों बेगुनाहों को मारता और फिर एसीपी प्रद्युम्न को तड़पा तड़पा के मारता ताकि मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल सके। मगर तुम जैसे मच्छर सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों का बाल तक बाका नहीं कर सकते, समझे? फांसी के फंदे पर लटकने की तैयारी करो। अपने भाई से नहीं मिलोगे? हाँ? इस शहर के बारिश का तो कुछ पता ही नहीं चलता। अभी 5 मिनट पहले आसमान बिल्कुल साफ था और अभी इतनी तेज बारिश।
अरे यार, हम लोगों को ना आवारागर्दी करने के लिए बाहर आना ही नहीं चाहिए था। अब देखो फंस गए ना हम लोग। Hey guys, just chill यार। तुम लोग कितना बोरिंग हो? अरे लाइफ में थोड़ा बहुत तो एडवेंचर चाहिए ना। हे गाइस, देखो वहाँ एक घर है। चलो ना, बारिश रुकने तक हम वहीं रुकते हैं। नहीं बाबा, मुझे तो डर लग रहा है उस घर को देख के। ऐसे लग रहा है आत्मा होगी वहाँ पर। अरे मैं हूं ना, चलो आओ मेरे साथ आओ। आ जाओ, चलो। अरे ये यश कहाँ चला गया? अरे अभी तो यहीं पे था। नहीं यही होगा कहीं, इसकी बहुत पुरानी आदत है, ऐसे नहीं होगा। डर गए ना? अरे यश क्या है यार ये? तुझे क्या लगा मजाक से तू ही कर सकता है? भाई मेरे 30,000 का फोन गिर गया तेरी वजह से। 30,000 का? 300 का तो फोन है, कुछ भी बोल रहा है। मेरा फोन ढूंढो यार। यार काफी दिनों बाद छुट्टी मिली, शॉपिंग वॉपिंग हो गई, मजा आ गया। ये बात तो है। अब वैसे तुमने श्रेया के लिए कुछ लिया कि नहीं? श्रेया के लिए क्यों? उसके बर्थडे को तो अभी काफी वक्त है ना। ओह अच्छा। बर्थडे कब है ये याद है? अच्छा यार अभिजीत, जैसा तुम समझते हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा वैसा कुछ है? यार तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते मेरी टांग खींचने के लिए। है? तारिका रेस्टोरेंट के अंदर जा रही है। आजा। हाँ अरे हाँ, तारिका ही है। और ये हैंडसम लड़का कौन है इसके साथ? हैंडसम ठीक ही है यार, मतलब अच्छा हैंडसम क्या, मगर है कौन ये? कभी देखा नहीं तारिका के साथ में। चलो चल के हाय बोलते हैं। नहीं जाना तो यार, बिजी लग रही है वो। अरे बाप, जानना नहीं चाहोगे कि ये किसके साथ बैठी है? हाँ मगर फिर कभी जाते हैं यार। नहीं क्या? हेलो, क्या लाश? इसकी गर्दन मरोड़ के इसे मारा गया। हाथ पे एक कट का निशान है, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और कोई चोट नहीं। हाँ सर, और इनके जूते पे मिट्टी बिल्कुल नहीं है, जबकि घर के बाहर काफी गीली मिट्टी है। ये देखिए। सर हो सकता है इन्हें कहीं और मारा गया है और फिर लाश को यहाँ लाकर पटक दिया। जेब में ना तो मोबाइल है ना वॉलेट। शायद खूनी ने लूट मार के इरादे से इसका खून किया। सर पड़ोसियों से बात करके आ रही थी, पता चला है कि ये घर काफी समय से सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। अच्छा, मालिक कौन है इस घर का? सर महेंद्र नाम का एक आदमी था, उसके परिवार में कोई नहीं था, तो उसकी मौत के बाद ये घर ऐसे ही पड़ा है सुनसान। मतलब लुटेरों ने इस घर को अपना अड्डा बना लिया होगा। तो आप लोग यहाँ बारिश से बचने के लिए आए थे? हाँ सर। कब? सर कल रात। तो फिर तब हमें क्यों नहीं फोन किया? सर हम लोग डर गए थे कि सीआईडी को इन्फॉर्म करें या नहीं करें। एक बात हमेशा याद रखना, कानून की मदद करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं।
अच्छा, आप लोग जब यहाँ आए थे तो आपने किसी और को देखा था? नहीं सर, हमारे अलावा यहाँ कोई था भी नहीं। सर, हाँ निखिल। ये देखिए, लगता है ये निशान किसी के खून से बनाया गया है। लगता है खूनी अपनी पहचान बताने के इरादे से आया था, इसीलिए उसने ये निशान यहाँ पे छोड़ दिया। लगता है किसी सीरियल किलिंग की शुरुआत है। हर सीरियल किलर अपना सिग्नेचर पीछे छोड़ के जाता है। हो सकता है ये इस खूनी की पहचान है। सर ये घड़ी मिली है, बहुत पुरानी। शायद ये घड़ी हमें उस खूनी तक ले जाए। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला इस लाश के बारे में? अरे क्या बात है अभिजीत, ना कोई हाय ना कोई हेलो, सीधा अर्जुन की तरह से सवाल दाग दिया। अरे अभिजीत क्या बात है भाई, आज तो तुमने तारिका से भी हाय हेलो नहीं किया। अब इनसे क्या हाय और क्या हेलो। तारिका जी तो आजकल किसी और के साथ लंच में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। क्या बात कर रहे हो, किसके साथ? अब तो ये खुद ही बता सकती हैं। आज मैंने आपको सनशाइन रेस्टोरेंट में देखा था किसी के साथ। कौन था वो? हाँ, वो तो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, संयोग। बहुत सालों बाद मिला, पता है। संयोग? वाकई में ये तो संयोग की बात है। इतने सालों के बाद आपको संयोग फिर मिल गया। और ये भी बड़ा अजीब सा संयोग है कि अभी तक आपने इस मरने वाले आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं हमें। वो हाँ भाई, इस आदमी की उम्र 50 साल है। मौत इसकी गर्दन मरोड़े जाने की वजह से हुई है और इसे मरे हुए 2 दिन हो गए। और सर, वो खून किसका है जिससे लाश के पास वो निशान बनाया गया था? खून भी इसी आदमी का। डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है ना, खूनी अपना खून थोड़ी इस्तेमाल करेगा निशान बनाने के लिए। थैंक यू, बहुत बड़ी बात बताई आपने, धन्यवाद। अच्छा सर, ऐसी कोई चीज बता सकते हैं इसके बारे में जिससे इसकी आइडेंटिटी का पता चले? हाँ, एक खास बात है। क्या है? तारिका। क्या? डॉक्टर तारिका इसकी आइडेंटिटी है? यार फ्रेडी, तुम तो अकल की बात करो। इस आदमी की आंख में से हमें ये लेंस इम्प्लांट मिला है। कैसा लेंस है? ये लेंसेज उन मरीजों को लगाए जाते हैं जिन्हें मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट या फिर कोई दूसरी आंख की बीमारी हो। तो इससे इस आदमी के बारे में कैसे पता चलेगा? आइए हमारे साथ। इस तरह के हर लेंस पे एक खास अलग सीरियल नंबर होता है। ये देखिए। और इस सीरियल नंबर को दिखा करके अभिजीत ये पता लगाया जा सकता है कि इस नंबर का लेंस किसने, कब और कौन से हॉस्पिटल में लगाया। वाह सारुण कैसे कमाल कर दिया आपने। सचिन, इस नंबर से पता करो ये लेंस किस मरीज को लगाया गया था। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लोगों ने खाना खा लिया है, मैं अकेले खाना खाने जाऊंगा। सर, अच्छा हुआ इस आदमी की आंख का ऑपरेशन हुआ था, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि इसका नाम शंकर है और ये अजूबा नगर में रहता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में लिखा था ना कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ सर, एक बीवी थी जिसकी कुछ साल पहले मौत हो गई और अब इनकी मौत पर रोने वाला ना कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। इतनी अजीब बात है, जिस आदमी की चिता को आग देने वाला कोई नहीं, उसका कोई खून क्यों करेगा? सर, भले ही इसका कोई दोस्त ना हो, लेकिन दुश्मन जरूर होगा, इसीलिए तो उसका खून हो गया। सर, आ
ये अजूबा नगर। सर बड़ी अजीब बात है, शंकर रहता था अजूबा नगर में और खूनी ने जाके उसे भंडारा नगर में मारा। ये कैसे हुआ सर? हाँ पंकज, ये बात तो है, लेकिन हो सकता है कि सुंदर भंडारा नगर किसी काम से गया और खूनी ने मौका देखते ही उसका काम तमाम कर दिया। तुम दोनों ने एक बात नोट की, ये जगह कितनी सुनसान है, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना बच्चों के खेलने का शोर। सर मुझे लगता है सब लोग छुट्टी मनाने गए। नहीं, पूरी की पूरी कॉलोनी उठकर शहर छोड़ के क्यों चली जाएगी? जरूर कोई और चक्कर है। और बाहर कहीं सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं दिया? अगर पूछताछ करें तो करें किससे? सर ये देखिए, ठीक ऐसा ही निशान तो सुंदर की लाश के पास मिला था, शायद खून से बनाया गया, खून सूख गया। लेकिन खूनी ये निशान छोड़ किसके लिए रहा है? हमारे लिए, हमें चैलेंज कर रहा है, देखना चाहता है कि हम उसे पकड़ पाते हैं या नहीं। सर मगर ऐसा था तो खूनी को ये निशान सुंदर के घर के बाहर बनाना चाहिए था, यहाँ क्यों बनाया? ये तो किसी और का घर है। मेरा सुंदर। ये आवाज कैसे? ये तो सुंदर के घर से ही आ रही है। सर लगता है घर में कोई है। हो सकता है वही खूनी हो। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। और सुंदर को क्यों मारा तुमने? सुंदर? कौन सुंदर? सुंदर के घर में खड़ा है, पूछता है कौन सुंदर? देखिए, मैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आया हूँ। मोहल्ले पे डॉक्यूमेंट? वो क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाले एक परिवार ने मुझसे कहा था कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है, आत्माएं रहती हैं यहाँ पर। आत्माएं? नॉनसेंस। हाँ, इसीलिए तो हर कोई यहाँ से चला गया है और मैं अपने कैमरे में उन्हीं आत्माओं को कैद करने के लिए आया था। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो यार? आत्माएं कैमरा में थोड़ी कैप्चर होती है। कुछ साल पहले मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था, 2 लड़के और एक लड़की ऐसा ही करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। कहानी बहुत अच्छी है, जैसे ही जेल की सलाह के सामने दिखाई दी, उन्हीं से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गए तुम। हाँ, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ सर। अगर यकीन नहीं आता है तो आप इस मोहल्ले में रहने वाले परिवारों से पूछ सकते हैं। कहाँ रहते हैं ये मोहल्ले वाले? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के जमाने में भी आप जैसे अंधविश्वासी लोग हैं जो सिर्फ आत्माओं के डर से अपना बसा बसाया घर छोड़ के कहीं और जाके रहने लगे। तो हम लोग क्या करते साहब? जिंदगी तो सबको प्यारी है ना। जब हमें पता चला कि ये मोहल्ला हॉन्टेड है तो हमने यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। ये आपको कैसे पता चला कि ये जगह हॉन्टेड है? पिछले महीने इस मोहल्ले में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का काम चल रहा था। खुदाई के वक्त मजदूरों को एक आदमी की खोपड़ी मिली। क्या? आदमी की खोपड़ी? जी हाँ, और जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि कई सालों पहले यहाँ पे एक कब्रिस्तान हुआ करता था। अगर हमें पता होता कि हमारे घरों की नींव एक कब्रिस्तान के ऊपर रखी गई है तो हम ये घर कभी खरीदते ही नहीं। बस इतनी सी बात का पता लगा और आप लोगों ने अपना घर बदल दिया यहाँ से। हाँ? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है सर। इस घटना के बाद इस मोहल्ले में अजीब अजीब चीजें होने लगी। अचानक टीवी चलते चलते अपने आप रुक जाता, अचानक लाइट चली जाती। और पिछली गुरुवार की रात को क्या हुआ था जानते हैं आप? रात के 3 बजे अजीब अजीब सी मनहूस आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी तेज थी कि हम सब लोग डर से जग गए। ये आवाजें कैसी? मुझे तो लगता है ये उन्हीं लोगों की आवाजें हैं जिनके कब्रों पे हमारा ये घर बना है। हो सकता है। लाइट को भी इसी टाइम जाना था। पर से मौसम कितना खराब हो रहा है। वहां से आ रही आवाज। चलो चलो चल के देखते हैं। नहीं नहीं, तू जाके देख, मुझे डर लगता है। अकेले तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ सब साथ चलते हैं ना। हाँ क्यों? चलो। हाँ चलो चलो देखें। चलो। रामू, अरे रामू, ये सिक्योरिटी को क्या हुआ? सुन क्यों नहीं आए? हमेशा की तरह सो रहा होगा। मैंने कितनी बार कहा है कि इसका हिसाब करके नया गार्ड रख लेते। रामू, रामू को क्या हो गया ये? रामू, क्या कर रहे हो रामू?
वाकई में सो रहा था। मौत हो चुकी थी उसकी। क्या मौत हो गई थी? आत्माओं ने उसे मार दिया था? जी हाँ, डॉक्टर्स ने यही कहा था कि उसकी मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई। पर ऐसा तो तभी होता है ना जब अचानक कोई भयानक आत्मा आंखों के सामने आ जाए। बस बंद करो ये आत्मा की रट लगाना। दिल का दौरा पड़ने से हजारों लोगों की मौत रोज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आत्मा देख ली है। बातें कहना आसान है सर, अगर आप लोगों में हिम्मत हो ना तो एक रात इस मोहल्ले में रुक के देखिए, शायद फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि हम इस मोहल्ले को छोड़ के गए क्यों। जरूरत पड़ने पर वो भी कर लें। अच्छा, वो दीवार पे जो निशान है उसके बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? ये निशान? सर, ऐसा निशान तो मैंने रामू की लाश के पास भी देखा था। इसका मतलब इस निशान का वाकई कोई गहरा संबंध है इस केस। पंकज, किसी ऐसे इंसान का पता लगाओ जो ऐसे निशान और सिंबल्स की अच्छी जानकारी रखता हो। ये त्रिकोण है। इसकी सहायता से त्रियाटक किया जाता है। इसके ऊपरी भाग पर अगर कोई ध्यान लगाकर देखे तो उससे उसकी एकाग्रता दुगनी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल बात करेंगे। आप सीनियर इंस्पेक्टर रजत है ना? जी नैना जी, आपको इंस्पेक्टर पंकज ने आपको बताया होगा कि हम आपसे एक खास चिन्ह, एक खास निशान के बारे में जानकारी चाहते हैं। हाँ हाँ, उस निशान का कोई आप फोटो वगैरह लाए हैं? ये है वो निशान जो एक सर पे खूनी जगह जगह बना रहा है। ओह माय गॉड, ये निशान आप पहचानती है इस निशान को? हाँ, हजारों साल पहले दिग्गिशान संस्कृति में इसी तरह के निशान का आविष्कार किया गया था। इतना पुराना है ये निशान? मतलब क्या है इस निशान का? इसका मतलब है सर्वनाश, मौत का तांडव, मौत का प्रतीक है ये। एक दानव का निशान है ये। कैसा दानव? हजारों साल पहले भृगुराज नाम का एक दानव हुआ करता था। उसकी खूनी आंखों में जब भी कोई देखता था तो वो मौत की गोद में पहुंच जाता था। सॉरी, उस वक्त भी इस निशान को बहुत मनहूस माना जाता था। मौत का प्रतीक था ये। नैना जी, ये दानव राक्षसों की बातें किताबों में ही अच्छी लगती, असली जिंदगी से इनका क्या संबंध? और वैसे भी आज के समय में कोई क्यों ऐसा निशान इस्तेमाल करेगा? हाँ, वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस संस्कृति के बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं हैं और इस विषय के बारे में कुछ खास किताबें भी नहीं छपी हैं। अच्छा, आपके अलावा शहर में और कितने एक्सपर्ट्स होंगे जो दिग्गिशान संस्कृति और भृगराज दानव के बारे में जानते हो? हाँ, ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, लेकिन पिछले महीने मैंने इसी सब्जेक्ट पर एक लेक्चर लिया था। उसे अटेंड करने काफी लोग आए थे। तो उनमें से कोई ऐसा इंसान जो इस दानव वाले निशान में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता हो? हाँ, एक था तो सही। काफी सवाल पूछ रहा था इस दानव के बारे में। कौन था वो? उसका नाम वगैरह याद है आपको? नहीं। उसका चेहरा तो याद होगा, स्केच बनवा सकती? सब से देखिए, प्रोफेसर नैना ने स्केच बनवा दिया है। ये तो अमित है ना, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर? हाँ सर, हमें इसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। खून करने के बाद ये सुंदर के घर गया होगा सबूत मिटाने के लिए। सचिन, इस अमित को फोन करो और यहाँ ब्यूरो बुलाओ। पूर्वी, इस अमित के बारे में पता करो जल्दी। सर। सर, अमित का तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? सर, कहीं शहर छोड़ के भागने का प्लान तो नहीं है उसका? फोन ट्रेस करो उसका, उसके घर पे जाके देखो। इतनी आसानी से नहीं भाग सकता वो।
रात के 3 बज चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे आत्माओं की शक्तियां 3 गुना बढ़ जाती हैं। अब देखना यह है कि इस हॉन्टेड आजूबा नगर में हमारी मुलाकात किसी आत्मा से होती है या नहीं। मेरा ईएमएफ मीटर यहां सल्फर की मौजूदगी बता रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी सल्फर की मौजूदगी हो वहां आत्माओं का होना तय है। दिल थाम कर बैठिए, अब कुछ ही वक्त में हमारी मुलाकात आत्मा से हो सकती है। सल्फर ही है। लगता है आत्मा जाग गई है और वो यहीं कहीं आसपास ही है। इस सर्कल में मैं सेफ हूं। मेरे पास नहीं आ सकता होगा मैं। नहीं। सर, एक बात तो पक्की हो गई कि अमित खूनी नहीं था। जिसने सुंदर का खून किया उसी ने अमित को भी मारा है। आप बोले, कैमरे के रिकॉर्डिंग में कुछ पता चला? नहीं सर, खूनी तो नजर नहीं आया। बस कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही जिनके बारे में हमें मोहल्ले वालों ने बताया था। अजीब अजीब सी आवाजें। सर, अगर ये मोहल्ले वाले सच कह रहे हो और वो दानव यहाँ आ जाए तो 2-4 चुटकुले सुना देना उन्हें, है ना?
हाथ पे कटे हुए का निशान है, बाकी बॉडी पे कोई चोट कोई निशान नहीं। मुझे लगता है इसकी मौत भी अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से हुई है। वहम और शक इन दोनों का कोई इलाज नहीं है। एक बार हमारे दिमाग में ये बात घुस गई कि आत्मा दिखेगी तो मामूली सी परछाई को देख के भी डर जाते हैं लोग, आत्मा समझ के। सब एक बात समझ में नहीं आ रही। जब हम यहाँ आए थे तो दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां भी बंद थी, तो फिर खूनी अंदर घुसा कैसे होगा? ये बात तो है पूर्वी, तो मुझे लगता है इस बात का जवाब है मेरे पास। हम सब बाहर चलते हैं। पूर्वी एक काम करो, तुम इस कमरे के अंदर रहो, इस दरवाजे को अंदर से बंद करना और अंदर से चाबी से लॉक करना इसे। सब मैंने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। पंकज न्यूज़पेपर लेके आना। ये रही दरवाजे की चाबी। फिर खूनी ने चाबी से ये दरवाजा खोला और ये अंदर। सब ये तो आसान था, पर बाहर जाते वक्त खूनी ने वापस चाबी की होल में कैसे लटकाई होगी? इसका जवाब भी है। पंकज जरा धागा दे। कि दरवाजे के की होल से इसे अंदर डालते हैं। खींच लो उसको। अब दरवाजा बंद करो। अब पूर्वी उस धागे को दरवाजे से नीचे इस तरफ डाल दो। ओके सर। जरूर चाबी देना। इसे बांधो यहाँ पे। यूं। अब समझ में आया? चाबी को इस धागे से बांध के दरवाजे के नीचे से उस तरफ खींचा गया और चाबी को हवा में लटका के उस की होल के अंदर इस धागे से खींच लिया। सब खूनी तो बहुत ही चालाक था, पर जाते जाते एक गलती कर गया। ये इनहेलर छोड़ दिया। इनहेलर? अब ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे कि इनहेलर उस खूनी का है या इस अमित का। दया, हाँ सर। पता चल गया कि अमित की मौत कैसे हुई थी। कैसे? ठीक वैसे ही मौत हुई जैसे उस सुंदर और सिक्योरिटी गार्ड की हुई थी, हार्ट अटैक से। लेकिन दया, खूनी ने यह हार्ट अटैक दानव बन के नहीं दिया, बल्कि ऑल्सो बैक्स्टर नाम के केमिकल से दिया। केमिकल से हार्ट अटैक? हाँ दया, ये एक ऐसा केमिकल है जिसे अगर खाने या पीने की चीज में मिला करके दिया जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर हार्ट अटैक हो जाता है। तो खूनी चाहता था कि ये सब के सब लोग हार्ट अटैक से मर जाए और लोगों को लगे कि उन्होंने दानव देख लिया है और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एग्जैक्टली। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से सुंदर को मारा गया है, उसकी गर्दन को मरोड़ के, ये किसी हट्टे कट्टे आदमी का काम है सर, कोई ताकतवर आदमी। और हाँ दया, उस इनहेलर की मैंने अच्छी तरह से जांच की है, उससे पता ये चला है कि उस औरत को कैंसर था। नैना? नैना? हाँ सर, नैना। सर वो सिंबोलॉजी की प्रोफेसर। सर मैंने उनकी किताब में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने कैंसर का सामना किया और वो जीत गए। हाँ सर, वो बार बार छींक भी तो रही थी क्लास में। ये इनहेलर जरूर उसी का होगा। सर ये देखिए, नैना और उनका बेटा राहुल उसी अजूबा नगर की कॉलोनी में रहा करते थे जहाँ सुंदर रहता था। राहुल का किसी क्रिमिनल ने सबके सामने खून कर दिया था और कॉलोनी वालों ने उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी थी, इसलिए 1 महीने पहले अदालत ने उस क्रिमिनल को बाइज्जत छोड़ दिया। इसीलिए नैना मोहल्ले वालों से बदला ले रही थी। इस नैना से एक बार फिर मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे सर, आप लोग, उस खूनी का कुछ पता चला क्या? जी पता चल गया, तो हमने सोचा कि चल के उसे एक गिफ्ट दिया जाए।
गिफ्ट? आप लोग खूनियों को गिफ्ट भी देते हैं? जी हाँ, एक गिफ्ट आपके लिए भी है। मेरे लिए? हाँ। ये इनहेलर? आप ही कहें, जानना नहीं चाहेंगे हमें ये मिला कहाँ पे? कहाँ मिला? सुंदर के घर में। जब अदालत ने आपके बेटे के खूनी को सजा नहीं दी तो आपने खुद ही इंसाफ की देवी बनने की ठान ली और सोचा कि क्यों ना पूरे मोहल्ले को ही सबक सिखाया जाए। आप लोग मेरे बेटे के केस के बारे में जानते हैं? सीआईडी से कुछ नहीं छुपाया। आप बताइए, सुंदर को क्यों मारा? अरे मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो पिछले हफ्ते उसके घर गई थी उसे ये समझाने के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में आकर गवाही दे। और जब उसने गवाही देने से मना कर दिया तो आपने उसे खत्म कर दिया। मैं उसे क्यों मारूंगी? जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, कल रात आप कहाँ थे? कल मैं पुणे में थी, एक कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी। पुणे? कहाँ थी ये कॉन्फ्रेंस? होटल सैंड ड्यून्स में। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। नंबर है आपके पास उस होटल का? जी है। हेलो जी, कल आपके होटल में नैना जी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी। ठीक, थैंक यू सर। ये सच कह रही है? अब तो आपको यकीन हो गया ना? अगर इस काम में नैना जी का हाथ नहीं है तो फिर किसका है? फ्रेडी साहब, अभिजीत कहाँ है? क्यों, क्या बात है? कुछ काम था। अरे मैं हूं ना, मुझे बताओ। क्या बात है तारिका जी, आप यहाँ ब्यूरो में? अभिजीत बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, क्यों, क्या बात है? वो मैं सोच रही थी कि ये केस खत्म होने के बाद क्यों ना हम दोनों कहीं खाने पे चले? आइडिया तो अच्छा है, पर पता नहीं कितने दिन लगेंगे केस सॉल्व होने में, और तब तक आप भूखी थोड़ी ना रहेंगे। आप चले जाइए किसी और दोस्त के साथ खाना खाने। तुम तो जानते हो ना कि मेरे ज्यादा दोस्त कहाँ हैं। और वो है वो संयोग? हाँ वही, जो भी। संयोग तो अमेरिका में रहता है, यहाँ थोड़ी ना रहता है। वो तो जा रहा है वापस अपने घर। अच्छा, अमेरिका में रहता है? हाँ तो? और जा रहा है? हाँ। कब जा रहा है? उसके तो आज रात की फ्लाइट है। तो आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, केस जल्दी सॉल्व करते हैं, जल्दी खाना खाने चलते हैं। मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया जब से आपको वो देखा। सर, एक ऐसी कड़ी हाथ लगी है जिससे लगता है कि ये केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। सर। अच्छा, वो क्या है? सर, जो अजूबा नगर की जमीन है जहां पे लोगों के घर बने हुए हैं, वो जमीन किसी मोहन नाम के आदमी की, लेकिन अब वो जमीन सुंदर की है। और मोहन को हमेशा से ये मलाल रहा है कि सुंदर ने उसके साथ काफी धोखाधड़ी की है। मोहन ने उस पर मुकदमा भी किया था, मगर हार गया। सर, कहीं ये खून मोहन ने तो नहीं किए अपनी मोहल्ले वाली जमीन वापस हासिल करने के लिए? हो सकता है। ये मोहन रहता कहाँ आजकल? सर, उसका खुद का तो कोई घर है नहीं, ओल्ड एज होम में रहता है। ओल्ड एज होम? खाना खा लिया? दवाई टाइम पर ले रही ना? अपना ख्याल रखिएगा। शायद कोई आया है, आप लोग आराम करो, मैं आती हूँ। सर, लोगों ने यहाँ ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को कैसे छोड़ा हुआ है? वाकई बचपन में जो हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में हम उन्हें ऐसे। जी कहिए, मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? हम लोग मोहन जी से मिलना चाहते हैं।
मोहन जी। जी, मिस्टर मोहन सिद्धांत। आप लोग ने आने में देर कर दी। वो तो पिछले महीने ही चल बसे। उनके परिवार में से कोई हैं जो उनसे मिलने आते थे? परिवार से तो नहीं, मगर हाँ, एक लड़का हमेशा उनसे मिलने आया करता था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं। दिखता कैसा था ये लड़का? वो भी याद नहीं। वो 2-3 महीने से आया नहीं ना, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अच्छा, मोहन जी की मौत के बाद उनका सामान लेने कोई आया था? नहीं, उनका सामान अंदर ही पड़ा हुआ है, उनके कमरे में। तो फिर क्या हम उनका सामान देख सकते हैं? हाँ, आइए। ये है इनका कमरा, आइए। ये देखिए, मोहन जी की फोटो। जवानी में किसी हीरो से कम नहीं दिखते थे। अरे, ये क्या है? क्या हुआ सर? ये देखो, इनके हाथ में ये एंटी घड़ी देख रहे हो? अरे हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसी ही घड़ी है जैसे हमें सुंदर की लाश के पास से मिली थी। मतलब सर, मोहन जी ने ये घड़ी उस लड़के को दी होगी जो इनसे मिलने आता था, और फिर ये घड़ी इस लड़के से वहां छूट गई सुंदर का खून करते वक्त। लेकिन उस लड़के के सर पे ऐसा क्या जुनून सवार था जो उसने खुद मोहन जी से बदला लेने की ठान ली? शायद इस सवाल का जवाब मोहन जी की इस डायरी में मिले। क्या लिखा है सर इस डायरी में? मोहन जी ने लिखा है, सुंदर ने उन्हें धोखा दिया। उसने उनसे वादा किया था कि अजूबा नगर की जमीन पर एक बहुत बड़ा घर बना कर देगा, पर गलत कागज पे साइन करा के सुंदर ने सारी जमीन हड़प ली और उस पे कॉलोनी बनाकर घर बेच दिया। इतना बड़ा धोखा? हाँ फ्रेडी, उन्होंने ये भी लिखा है कि जमीन के साथ साथ वो उन सोने के सिक्कों से भी हाथ धो बैठे जो उन्होंने अपनी उस जमीन के नीचे गाड़े थे। और सुंदर की धोखाधड़ी की वजह से वो बर्बाद हो गए। उनके हाथ से जमीन भी गई और वो सोने के सिक्के भी। मोहन जी ने कभी अपना दुख उस लड़के के साथ बांटा होगा और वो पहुंच गया सुंदर का खून करने। उसने उनका बदला लिया और कॉलोनी भी खाली करा दी। और कॉलोनी खाली कराने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, छुपे हुए सोने के सिक्कों को ढूंढ निकालना। कोई आ रहा है? हाँ, वही होगा। सब तैयार है ना? सर, ये तो पूरी तैयारी के साथ आया सोना ढूंढने के लिए। सोना नहीं, इसे लोहा मिलेगा, जेल की सलाखों का लोहा। रेडी है ना? इस तरफ आ जा।
तो यहाँ छुपा है सोना। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिवाय सीआईडी के। सीआईडी? हेलमेट निकाल। रितेश बाबू, तो आपको सोना चाहिए, हाँ? सोने के पीछे जो है पड़ा, उसे हमेशा रोना ही पड़ा। हाँ। मैंने खून किया था सुंदर का। मोहन जी का बदला लेना चाहता था और साथ ही साथ सारा सोना पाकर अमीर बनना चाहता था। बहुत लंबी प्लानिंग की तुमने। न सिर्फ सुंदर को मारा, बल्कि मोहल्ले की वाटर पाइपलाइन के नीचे एक खोपड़ी भी रख छोड़ी, ताकि अजूबा नगर में आत्माओं की अफवाह फैला सको। हाँ, मेरे लिए मोहल्ला खाली करवाना बहुत जरूरी था, ताकि मेरे सोने की खोज में कोई खलल न पड़े। और इसलिए तुमने अमित को भी गहरी नींद सुला दिया, क्योंकि वो वहां अक्सर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आता था और उसे तुम्हारे सोने का राज पता चल सकता था। हाँ, उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अमित को मारा, सुंदर को मारा, सिक्योरिटी गार्ड का भी खून किया। अमीर बनने के लालच में 3-3 खून किए तुमने। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, फांसी सिर्फ एक बार ही होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.